Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of April 2025. 26 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज के इंपॉर्टेंट। तो पहली जो न्यूज़ है वो है बैसारन मेडो वॉज ऑलवेज ओपन टू द पब्लिक। JNK की जो पुलिस है उसने इन्फॉर्म किया है टू द होम मिनिस्ट्री दैट जो ये बैसारन के मेडोज़ हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ, दे वर ओपन टू द पब्लिक बिफोर ऑल्सो, है ना। पहली बार नहीं था जिसको ओपन किया गया, सो ओपन फॉर द पब्लिक बिफोर ऑल्सो। हालांकि ये तो कहा जाएगा कि सिक्योरिटी का थोड़ा सा मिसहैप हुआ वहाँ पे, क्योंकि दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट एट दिस स्केल शुड नॉट हैव हैपेंड, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी और इतनी फोर्सेस लगी हुई हैं। सो इट वॉज अ मिसहैप एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड डेफिनेटली। बट आपको अभी लोकेशन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बैसारन मेडोज़ की याद रखनी है। यहीं पे भागे भी हैं, बैसारन के जंगल्स में ही जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो वहाँ पे भागे हैं। लेट्स सी कि उनका क्या होता है, बट वी होप दैट जल्दी से जल्दी जस्टिस जो है दैट शुड बी सर्व्ड एज सून एज पॉसिबल। सो जस्टिस शुड बी सर्व्ड एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सेकंड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट पेज की है। रिनाउंड साइंटिस्ट एंड फॉर्मर इसरो चेयरमैन कस्तूरी रंगन डाइज एट 84। तो रिनाउंड साइंटिस्ट फॉर्मर इसरो चेयरमैन कस्तूरी रंगन की कस्तूरी रंगन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई एट द एज ऑफ 84 एंड ही वेंट टू द हेवनली अबोर्ड। बात कर लेते हैं क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ साइंस बल्कि बहुत सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। आई होप आप लोग को चीज़ें आती हों पहले से भी थोड़ी बहुत, और नहीं आती तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, थोड़ा मैं इसको थिकनेस इसकी बढ़ा दूँ लाइन की, ओके। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कि कस्तूरी रंगन की, तो याद रखिएगा ही सर्व्ड एज द 5th चेयरमैन ऑफ इसरो। 5वें चेयरमैन इसरो के थे ये, 5th चेयरमैन ऑफ इसरो, एंड 94 से लेकर के 2003 तक इन्होंने चेयरमैनशिप निभाई। तो 94 से 2003, अब अगर आपको याद हो तो ये वही टाइम पीरियड है जब हमारा सेकंड पोखरन का सेकंड टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है उस टाइम पे, है ना। और इसरो ने भी मदद की थी सैटेलाइट से कुछ कुछ चीज़ें देखने में, तो याद रखिएगा काफ़ी बड़ा रोल इनका प्ले हुआ था कस्तूरी रंगन जी का, है ना। एंड ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो भारत की पहली 2 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स थी, भास्कर 1 एंड भास्कर 2। उस समय पे भी यही ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ भास्कर 1 एंड भास्कर 2। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे भास्कर 1 एंड भास्कर 2 के, ठीक है ना। एंड ही स्टीयर्ड द फर्स्ट ऑपरेशनल इन IRSC सैटेलाइट, IR-1A जो था, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसको भी इन्होंने ही उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था, ठीक है ना। देन ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, ही वॉज द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑल्सो, मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन दोनों रहे हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों अवार्ड इनको मिले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा, अब जो दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि ये 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो आप पढ़ोगे उनमें 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिनके मेंबर के कस्तूरी रंगन रह चुके हैं। पहला तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आई थी 17 से 19 के बीच में, उसके बाद ही NEP 2020 आया। दूसरा जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है ना। दूसरा याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी के ऊपर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, 2012 में ये इनको बनाई गई थी, कि जो इकोलॉजिकल स्टेटस है वेस्टर्न घाट्स का उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए थे। एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट दी थी वेस्टर्न घाट में, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी कंजर्वेशन हैवी गार्डिगल रिपोर्ट, गार्डिगल रिपोर्ट के बाद के कस्तूरी रंगन की आई कि भैया डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स, के कस्तूरी रंगन के बारे में आपको पता हो गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और पर्सनैलिटी वाइज भी काफ़ी कुछ है जो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे DRDO मेक्स हेडवे इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने थोड़ा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा काम किया होगा, उसके बारे में है। अपना एम है ये जानना कि भाई हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांसोनिक क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आप एक एक करके देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। देखो, एक होता है पहले तो समझ लो मैक 1 क्या होता है। जो मैक 1 है, मैक 1 इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को मैक 1 माना जाता है, ठीक है ना। अब ये स्पीड के बेसिस पे ही सबसोनिक, हाइपरसोनिक और ये सब डिसाइडेड है। तो अगर लेस देन 1 मैक की स्पीड है,
अगर 1 मैक से कम की स्पीड है तो ये कहलाता है सबसोनिक, सबसोनिक कहलाता है। अगर इक्वल टू 1 मैक है तो इसको बोलते हैं हम ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक। अगर 1 मैक से 5 मैक तक है तो हम बोलते हैं इसको सुपरसोनिक, और अगर मोर देन 5 मैक है तो हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है ना, तो याद रहेगा, अगर 1 मैक से कम है तो सबसोनिक, 1 मैक के बराबर है तो ट्रांससोनिक, 1 मैक से 5 मैक के बीच में है तो सब सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से ज़्यादा है तो फिर हाइपरसोनिक। तो यहाँ पे जो बात चल रही होगी ये ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपरसोनिक यानी कि 5 मैक से ज़्यादा की बात चल रही है। मैक क्या होता है, मैक आपको बता दिया मैंने कि मैक स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डीआरडीओ ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन किया इन द फील्ड ऑफ हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर ग्राउंड टेस्टिंग का। ठीक है ना, और ठीक है यार, इतना तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, बट हाँ हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेसिकली इज अ क्लास ऑफ वेपन दैट कैन ट्रेवल मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि लगभग मोर देन 6100 किलोमीटर पर आवर, मोर देन 6100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड से ठीक है अगर कोई चीज़ चल रही है तो ये हाइपरसोनिक स्पीड में चल रही है। ठीक है ना, आई होप। और स्क्रैमजेट लिखा था ऊपर, आपने देखा होगा कि स्क्रैमजेट लिखा हुआ है, तो स्क्रैमजेट मतलब कि एयर से ये फिर कंबशन कर लेते हैं, तो एयर ब्रीदिंग, इसीलिए इसको एयर ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना, स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग, एयर को भी फिर फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन अगेन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे देखें तो यहाँ तो कोई ऐसी खास न्यूज़ आर्टिकल नहीं दिख रही है जो मुझे डिस्कस करने लायक। आगे देख लेते हैं और क्या कोई है खास। देखो वहाँ पे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को एक घूंट पानी नहीं मिलेगा, बट कैसे नहीं मिलेगा ये मेरे को देखना है। मैं चाहता यही हूँ कि उनको थोड़ा तो परेशानी समझ में आए, बट लेट्स सी हाउ दे विल डू दैट। फर्स्ट HPV टेस्ट किट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग वैलिडेटेड। तो यहाँ पे एक स्क्रीनिंग के लिए HPV यानी कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना। ये बेसिकली जो फीमेल होती हैं उनकी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइकल कैंसर। ये काफ़ी ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल इस बेसिकली सर्विक्स, जो सर्विक्स वाला पार्ट पोर्शन होता है ना, सेक्सुअल पार्ट है, वहाँ से बेसिकली दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। तो ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस, क्योंकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है और इसकी वैक्सीन भी है जिसका नाम गार्डासिल है ना। ये देखो लिखा भी हुआ है, आई होप यहाँ पे लिखा हो, नहीं लिखा होगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं लगे, नहीं लिखा है शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं लिख देता हूँ, गार्डासिल, गार्डासिल, GARDASIL, गार्डासिल। यहाँ पे ये इंडिया की पहली इंडिजिनस डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट है फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बिराक यानी कि आपका बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के माध्यम से इसको रिलीज़ किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। एडिटोरियल पार्ट में जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो किरण मजूमदार शॉ का है, बायोकॉन ग्रुप की। आप सब जानते हैं किरण मजूमदार शॉ का काफ़ी स्ट्रगलिंग पहले था इसका कैरियर, लेकिन एक गैराज से उन्होंने स्टार्ट किया था। वैसे सारे जितने एंटरप्रेन्योर आप सुनेंगे सब गैराज से ही स्टार्ट करते हैं, बट शी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अ चांस फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकोसिस्टम टू मेक वेव्स। अब ये जो बात चल रही है ना, एक्चुअली ये वेव समिट के रिगार्डिंग चल रही है। आप सबको पता है कि वेव समिट जो है अभी रिसेंटली 2025 में ही ये इंडिया में होने वाला है, मुंबई में होने वाला है वेव समिट, है ना। और ये विल बेसिकली वेव समिट जो होगा वो ऑडियो विजुअल उसके लिए होगा, मतलब कि जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑडियो विजुअल क्रिएटर्स हैं, उनके लिए है। तो ऑथर ने वही बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है एज अ ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस, है ना। इंडिया कैन राइज एज अ ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस। और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल टेंशन इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी इंडिया की इकॉनमी अभी भी रेजिलिएंट है, इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। हमारे यहाँ का जो मोटो है वो है क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, तो उसके साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा वेव्स जो इनिशिएटिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, 2025 में समिट मुंबई में होने वाला है। ये यंग क्रिएटर्स को उनके मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के ऑथर का कहना है कि वेव समिट जो है वो यंग क्रिएटर्स को मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट करने का काम करेगा। अब एक्चुअली ये है किस फील्ड में, तो एक तो एआई का यूज़ करना, किस तरीके से क्रिएटर इकोनॉमी में आप एआई का यूज़ कर सकते हो, गेमिंग में एआर वीआर जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग है उसको, मेटावर्स सेक्टर में। तो ये एम है बेसिकली कि एमएसएमई स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाए, स्पेशली एआई, एआर वीआर, गेमिंग, मेटावर्स सेक्टर, इनमें बढ़ाया जाए, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा वेव समिट के थ्रू बेसिकली चाह रहे हैं कि जो मेंटरशिप है लोगों की, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स, उनकी मेंटरशिप, उनकी फंडिंग, प्लस उनकी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है वो ब्रांड्स को मिल पाए, वो ग्लोबल विजिबिलिटी मिल पाए, तो दैट विल बी अ गुड थिंग जो कि हो सकती है। अथर ने इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी में स्टार्टअप्स का भी नाम लिया, जैसे कि एरू कैनवेस टेक्नोलॉजीज़, अमेज स्टूडियोज़ हो गए, ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एआई में, इन्वर्सिव मीडिया में। एडिटेक का नाम उन्होंने लिया जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन सेक्टर है, प्लस एक्सआर यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी के माध्यम से जो एजुकेट कर रहे हैं उनका नाम लिया कि ऐसे स्टार्टअप्स भी काम कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वो रिडिफाइन कर रहे हैं एनिमेशन को, गेमिंग को, डिजिटल मीडिया को, फिल्म्स को, एंड ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर वेव्स सेट, मतलब जैसा इंटेंडेड है वैसा अगर वेव्स सबमिट हो जाता है, तो दैट इज़ द थिंग। तो वेव्स केवल एक सबमिट नहीं है बट एक लॉन्च पैड है इंडिया के क्रिएटिव रेवोल्यूशन का। ऑथर का कहना है कि वेव समिट विल बी अ लॉन्च पैड फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव रेवोल्यूशन, एंड यहाँ पे हम लीड कर सकते हैं वर्ल्ड में इनोवेटिव इन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड स्टोरी टेलिंग के फील्ड में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, किरण मजूमदार शो का था, तो मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हालांकि सैटरडे था, मैं चाहता था स्किप भी कर सकता, बट एनीवेज समथिंग इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं कि नहीं। तो ऐसे दो मैप अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रीमिया विल स्टे विद रशिया, सेज ट्रम्प इन स्नब टू कीव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्रीमिया जो है वो रशिया के साथ ही रहेगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया है। तो लेट्स सी कि क्या है बेसिकली ये सारी चीज़ें। तो क्रीमिया का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो क्रीमिया का मैप आप देख लीजिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है क्रीमिया का। सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, ये रशिया वाला पोर्शन है, दिस इज़ रशिया, है ना, एंड दिस इज़ आपका यूक्रेन वाला। यूक्रेन में निप्रो और डोनेस्क रीजन है, मॉरिपोल है ना, बर्डियांक्स है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे रशिया वाले पार्ट के बाद यहाँ पे सी ऑफ अजोव आता है, ये सी ऑफ अजोव आता है ना, और ये यहाँ पे एक आता है क्रीमिया। ये हालांकि पहले ये किसका पार्ट था, यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, बट 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया और क्रीमिया को अपने पास ले लिया। क्रीमिया को लेने का सिंपल रीज़न था ये सेवास्टोपोल और ये जो ये वार्म वाटर पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट। एक्चुअली क्या दिक्कत है कि रशिया के पास कोई भी अनफ्रोज़न पोर्ट्स नहीं है, उनके पोर्ट्स हमेशा फ्रोज़न रहते हैं, तो वो कैस्पियन सी के माध्यम से, ब्लैक सी के माध्यम से यहाँ पे इन पोर्ट्स का यूज़ करता है, सेवास्टोपोल, सिमीफेरापोल, इन सब का यूज़ करता है। और यहाँ पे कर्च स्ट्रेट भी है ना, सी ऑफ अजोव और इसके बीच में कर्च स्ट्रेट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज मैप विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है इराक का मैप। आप देख सकते हैं इराक का मैप यहाँ पे, है ना। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले इसमें जो नॉर्मल फीचर्स हैं, नॉर्मल फीचर्स नहीं दे जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं इसके, वो देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ इसके साथ बॉर्डरिंग है। पहला तो ईरान इसके साथ बॉर्डरिंग है, नीचे कुवैत बॉर्डरिंग है, देन सऊदी अरेबिया बॉर्डरिंग है। तो ये 3 कंट्रीज़ तो यहाँ पे आपको दिख गई। देन ऊपर टर्की नॉर्थ में चौथी कंट्री, सीरिया 5वीं कंट्री एंड जॉर्डन 6वीं कंट्री। तो 6 कंट्रीज़ आपको दिख गई कौन कौन सी, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, ये 6 कंट्रीज़ हैं। फिजिकल फीचर्स में बात करें तो बिल्कुल टॉप नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज आपको दिखेगी यहाँ पे, जैग्रॉस माउंटेन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये टाइग्रिस रिवर है और दूसरी यहाँ पे ये यूफ्रेट्स रिवर है। एक तो टाइग्रिस और दूसरी यूफ्रेट्स, ठीक है ना। सिटीज़ की अगर हम बात करें तो अल रुतबा, मोसूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समारा इंपॉर्टेंट है, बगदाद तो कैपिटल ही है, अल अमारा, अल नसीरिया, ये आप याद रखिएगा। वाटर बॉडीज़ में यहाँ पर्शियन गल्फ है जिसको ये टच करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पर्शियन गल्फ यहाँ पे टच हो रही है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, मे बी आप समझ गए होंगे, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। ये इराक देखो, इराक फार्मर्स टर्न टू द ग्राउंड वाटर टू बूस्ट डेजर्ट टी, डेजर्ट टी बढ़ाने के लिए ग्राउंड वाटर का सहारा ले रहे हैं। तो ये सब आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे देखो एक यहाँ पे नाम लिखा था आरवे वैली का, देखो लिखा है ना, ये आरवे वैली, सी कैन यू सी दिस, दिस इज देखो आरवे वैली,
ये फ्रांस में है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, यूपीएससी पूछता है कि आर्वे वैली कहाँ पर है, आर्वे वैली कहाँ पर है, तो दिस इज़ इन फ्रांस एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स इन फ्रांस। आर्वे वैली जो रीजन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रीजन ऑफ द फ्रांस। यहाँ पे एक्चुअली हीटिंग के लिए लकड़ी जलाते हैं, इस कारण से ये काफ़ी पोल्यूटेड रहता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एज समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। ऑल्सो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।